अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। पाकिस्तान ने IMF को इजहार आमादगी का ख़त भिजवा दिया है। 4 रोज़ में किस्त मिलने का भी इम्कान है। और IMF के साथ डील के बाद ज़बरदस्त तेज़ी है स्टॉक एक्सचेंज में और तारीख रकम कर दी गई है। कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स यकदम 5.3% ऊपर आ गया। इसके अलावा IMF रिलीफ के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि ये रिलीफ लम्हा फ़खरिया नहीं है बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है। दुआ है आखिरी डील हो, यानी आखिरी बार हमें गए हों IMF के पास, जबकि पाकिस्तान अगर अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, मईशत संभल जाती है, तो उन्होंने कहा है कि जनाब नेक्स्ट टाइम हम ना जाएं IMF के पास। और IMF ने जो कड़ी शराइत आयद की गई पाकिस्तान ने तमाम पूरी की। और ये देख लीजिए कि IMF शराइत गैस 50% और बिजली 4 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होगी, जिससे यकीनन फिर महंगाई में इजाफा होगा। फ़ारूक डाडी साहब मौजूद है जी, माहिर मईशत हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि ये ख़ास तौर पर IMF डील के बाद मईशत की सूरत हाल, और ख़ास तौर पर आज पहला दिन था और पहले दिन हमने देखा कि कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स एकदम 5.3% ऊपर आ गया। IMF डील के बाद ज़बरदस्त तेज़ी हुई है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हुई है। फ़ारूक डाडी साहब क्या कहेंगे? IMF से डील हो गई और 4 किस्तों में $3 अरब हमें मिलने हैं, और आज बड़ी खुशी का इजहार किया गया इस बात पर। और आज 100 इंडेक्स भी हम कारोबार के आगाज़ पर ऊपर आया। क्या कहेंगे? डॉलर भी 5 रुपये नीचे आ गया। देखिए, ये अच्छी खुशहाल बात है इस वक्त कि डॉलर नीचे है, जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जैसे ये पैसे मिले हैं, तो अभी आपको सिर्फ $3 के रन का, तो आपको अभी 1.2 बिलियन की किस्त मिलेगी पहली, ठीक है ना। अब मसला सारा ये है कि IMF ने के साथ इन्होंने जो मुआहदा किया है, वो लोगों को बताया ना कि उन्होंने क्या शराइत के ऊपर किया है, वो तो बता नहीं रहे। अब हर IMF ने कहा हर चीज की डबल, जैसे कि बिजली के नर डबल कर दो, गैस के नर आप डबल कर दो। जब ये चीजें होगी तो लोगों की तो चीजें तो पहले ही निकल रही, पता नहीं लोगों अच्छा, का हाल क्या इसमें होगा। लेकिन डाडी साहब इसमें एक बात ये है जो आप कह रहे हैं कि बात दुरुस्त है कि जिस तरह 50% गैस की कीमतें और बिजली 4 रुपये फ़ी यूनिट महंगी की है, और उनकी शराइत बहुत सारी इससे दीगर शराइत भी हैं जो तस्लीम की, उसके बाद ही उन्होंने दिया है आपको किस जारी करने के आमादगी जाहिर की है, तो और कोई चारा भी नहीं था ना। पिछली हुकूमत में खान साहब को भी जाना पड़ा था IMF के पास, इन्हें भी जाना पड़ा IMF के पास। देखो, अब बात सारी ये है कि IMF के पास तो जाना खान साहब को भी पड़ा था, इनको भी जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने जिस तरह से जो खर्चा कर रहे हैं और जो $18 अरब जो खान साहब छोड़ के गए थे खजाने में, सबका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। सर वो $18 अरब वो कहते हैं हम जो छोड़कर गए थे खजाने में, वो कहते हैं हम घर थोड़ी लेकर गए हैं। वो जाहिर है वो सूद पे जो पैसा है आपने लिया हुआ है, जितना कर्जा लिया हुआ है, उसको वापस भी तो करना है, किस्तें भी देनी तो होती हैं। बताए ना, उसका वीडियो तो निकाले कि इतने पैसे हमने इस बार किए, इतने पैसे इस बार खर्च किए, तो क्यों नहीं डिक्लेयर करते कि भाई हमने IMF को इतने पैसे रेंडर किए। जब खान साहब ने गवर्नमेंट संभाली तो $9.2 बिलियन की उनके पास डिमांड आ गई थी कि ये आप फॉरेस्ट पे करें तो आपके पिछले कर्जे आए, तो उन्होंने 3 महीने। सर देखिए, मसला ये है कि फारूक डाडी साहब अब साबका हुकूमत की अगर बात कर रहे हैं और कासिम के अब्बू की अगर आप बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं जी वो तो किस्सा पारीना हो गया, अब सियासत में खान साहब नजर नहीं आएंगे आपको। मैं समझा नहीं भाई पिछली चेयरमैन PTI की सियासत वो कहते हैं जी ख़त्म हो गई, अब वो नज़र नहीं आएंगे आपको सियासत में। अब बात करें मौजूदा हुकूमत की। बात सुनो, ये 11 साल ध्यान रखना है ना, पीपल्स पार्टी को तोड़ने में पूरा जोर लगा दिया ना, लोगों को कोड़े मारे, लोगों को के साथ क्या कुछ नहीं किया, क्या हुआ? अब पीपल्स पार्टी खत्म ही इस तरह खत्म नहीं हो सकती लोगों के दिलों से, आप नहीं निकाल सकते बच्चे। अब सर वो नजरियाती, वो कहते हैं वो जो कारकुनान जो कोड़े खाते रहे, रहनुमा जो भागे नहीं, वो नजरियाती लोग थे। ये तो पूरी पार्टी फारिग हो गई, देख नहीं रहे आप? परवेज खटक, अली जैदी, आपके दोस्त महमूद मौलवी, अली जैदी, इमरान इस्माइल सारे छोड़ गए।
जामुन मौसी वगैरह कोई मेरे दोस्त नहीं है, ना यासी लड़के वगैरह कोई मेरे दोस्त नहीं है, समझ अब रहे देखें ना, हो? उन्होंने पार्टी और छोड़ दी, आपने उनको छोड़ दिया। आज नहीं, पार्टी छोड़ी है मैंने, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, एक मिलते हैं, जान पहचान है, दुआ सलाम अपनी जगह है, लेकिन कोई वो नहीं है। बात सारी ये है कि इन लोगों ने, जिन लोगों ने करप्शन किया है, सर के पास इनकी सबकी फायदे बनी होती, इनको बता देते भाई ये है, अब क्या करना है, हमारे कहने पे चलना है या फिर अंदर जाना है। अच्छा ये बताइए तो सर, ये बात तो चले, सियासी हवाले से तो आपका जो तज्जिया है वो दुरुस्त है, इस तरह होता है और हमने देखा माजी में भी। इस वक्त जो ये अब 4 रोज़ में किस्त मिलने का भी इम्कान है, और आज स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह मैंने बताया 100 इंडेक्स एकदम 5.3% ऊपर आ गया, तो अब और $5 भी नीचे आया, तो आपको लग रहा है कि ये अब इस तरह रहेगा, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आएगी और डॉलर मजीद नीचे आएगा? डॉलर मजीद नीचे आएगा और मजीद 10 रुपए तक डॉलर ग्रेजुअली नीचे आएगा। और स्टॉक एक्सचेंज तो एक अगर 100 इंडेक्स है तो कुछ भी नहीं है, ये आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरी चीज ये है कि आपका पोर्ट जो है 50 साल के लिए ये गिरवी रख रहे टी पोर्ट को, ठीक है। सर वो और पैसे भी तो मिल रहे हैं आपको, गिरवी तो नहीं है, लेकिन पैसे जो मिल रहे हैं वो तो कह रहे हैं माहिदा किया है, और बड़ा जबरदस्त माहिदा। आप कल का तो सोचो ना, आप अभी फिर सोचिए आगे का फ्यूचर में सारा बेड़ा गर्क कर रहे हो, ये क्या बात हुई। आप देखो डॉक्टर कैसर बंगाली का बयान ऑन रिकॉर्ड है, ही इज अ रेनाउंड इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। तो अब मैं ये कहता हूँ डे 1 से कि आप क्यों बोनाफाइड हमारे ये इकोनॉमिस्ट है डॉक्टर अभिष पाशा, डॉक्टर कैसर बंगाली टाइप के लोगों को ऑन बोर्ड पे, जिनकी रेपुटेशन भी अच्छी है और मकसद अच्छी शोहरत के मालिक है और ईमानदार, अच्छी, बहुत अच्छी इनकी शोहरत है। तो ये इकोनॉमिस्ट है, इनको आकर आप ये हिसाबदार की तो रेपुटेशन है कि ये हमेशा मैनिपुलेट करता है फिगर्स के अंदर, और यही वजह है कि जब 2017 में इन्होंने गलत आंकड़ों IMF को पेश किए तो पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ी पेनल्टी लग गई थी। तो ये चीजें आप बाहर मुल्कों में नहीं कर सकते, पाकिस्तान में तो आप रोज की बुनियाद पे ये करते हो, गलत फिगर आदत शुमार देना। तो ये आदत शुमार गलत देना बंद करें और करें। अब आप देखें कि सेनेट के अंदर ये जिन्होंने कानून बनाने हैं वो जाके अपनी मराद ले रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट अपनी मराद ले रहा है। अच्छा, चेयरमैन सेनेट का सर देखिए, चेयरमैन सेनेट की मराद लेने की कोशिश थी उनकी, लेकिन वो वापस हो गया है वो तो। अच्छा ये बताइए आपको, कोई तरीका है, कोई शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं, कोई गैरत है कि नहीं है। इन बेवकूफों को वहां पे अगर बिठाते हैं असेंबली में तो क्या अपने भी मिल रहे या लोगों के पास खाने को नहीं है, निवाना नहीं, और उनको अपनी पड़ी हुई कितने गार्ड होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, आपके जज्बात हवाई सफर फ्री होना चाहिए, 4 बंदे फ्री होने चाहिए, ये क्या तमाशा लगा। बिल्कुल दुरुस्त है, आवाम की हालत देखें, बात दुरुस्त है आपके, आपके जज्बात दुरुस्त हैं कि इस वक्त आवाम की हालत यह है कि ना उनके पास, बेचारों के पास रोज़गार है, ना रोटी है, ना शाय खुर्दनोश ख़रीदने की सकत रह गई है उनमें, और इनके अलले तलले जो हैं आज भी पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, डील के जो असरात हैं स्टॉक मार्केट में, ज़ाहिर है तेज़ी के बाद फिर डॉलर भी सस्ता हुआ है, और आप कह रहे हैं कि मज़ीद सस्ता होगा, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं आप, नीचे आएगा? डॉलर आएगा नीचे, देखिए डॉलर नीचे आएगा, फिर बराबर इसकी खरीदारी करेंगे और कुछ अर्से के बाद देखना यही डॉलर 300 प्लस हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा, 300 भी कबूल कर जाएगा ये। लेकिन सर क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें तो डॉलर मिलना शुरू हो जाएंगे, जो किस्त हमें मिलनी है 4 रोज में मिल जाएगी, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मजीद नीचे डॉलर दोबारा ऊपर हो जाएगा? भाई ये जो जखीरा अंदोज बैठे हुए हैं, जो पैसे कैश लेके बैठे हुए हैं, ये आजकल इसी का कारोबार कर रहे हैं। हाँ ये बात ठीक है ना, ये तो शुक्र है कि वो चीज वापिस हो गई, वरना तो यहाँ हवाला ओल्डी का काम शुरू हो चुका था कि $1 लाख अगर बाहर से आप बेचते हो तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, रातों वाइट पैसा हो जाएगा। IMF ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग को वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों के पैसे, आपको पता है कि हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं जितना आवाम के पास, जो यहाँ के अशराफिया उनके पास। सर अशराफिया कहे, सर देखिए अशराफिया कहें, अवाम तो बेचारे सर 60% से नीचे 60% अवाम खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। अवाम की बात ना करें, अशराफिया दुरुस्त है आपकी बात, अशराफिया के पास बहुत पैसा है। नहीं, और दूसरी चीज आप देखें, दुनिया में ये होता है कि लोग अमीरों से टैक्स देके गरीबों पे खर्च करते हैं। हमारे मुल्क पे गरीब 100% टैक्स देता है, साबुन की टिकिया भी खरीदता है तो उस पर सेल टैक्स दे रहा होता है। और नहीं सर देखिए, साबुन की टिकिया ले, वो आटा चीनी दाल ले,
उस पर तो सबको टैक्स देना है सर, उस पर ये थोड़ी अशराफिया टैक्स नहीं देगी, वो तो टैक्स देना ही है सबने। लेकिन इसके अलावा जो टैक्स है, आपको और बताऊं, एक चीज आपको और बताऊं, जो अभी इन लोगों को 7,400 अरब रुपए का इन्होंने जो टारगेट रखा ना 30 तारीख के, अभी इनके आधा तो शुमार नहीं आया, अभी आने चाहिए। जी जी, आपको पता है कि ऑलरेडी मई तक ये 400 अरब रुपए की शॉर्टफॉल थी एफबीआर के कलेक्शन में, ठीक है, और अभी मेरा ये अंदाजा तकरीबन 600-700 अरब तक जाएगा, जबकि इन्होंने इस साल 600 अरब रुपए एडवांस पे किया गया, अगले साल जो उनको पे करना था उनसे एडवांस में ले लिया गया, लेकिन अगर वो एडवांस के 600 अरब रुपए निकाल लेना तो ये 1200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा इसका। अच्छा ये एक बात देखिए फारूक राठी साहब कि खान साहब जब गए थे IMF के पास और वहाँ से जो पैसे मिले थे हमें, तो उन्होंने भी टीवी पे आकर बड़ा जनाब खुशी का इजहार किया था, जनाब अब बेफिक्र हो जाइए पैसे मिल गए। यहाँ भी हमने ये देखा कि खुशी का इजहार किया गया, शादियाने बजते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जहाँ खुशी का इजहार किया, साथ साथ उनका जो बयान आज आया वो बड़ा अहम है। उसमें उन्होंने कहा IMF रिलीफ जो है वो लम्हा फ़खरिया नहीं है बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है, और दुआ करें कि ये आखिरी डील हो। इसको तो खुशाइन कहते हैं ना, कि वो सोच रहे हैं कि यार आखिरी दफ़ा गए हों, क्योंकि आवाम पर बड़ा बोझ पड़ता है उनकी शराइत पूरी करने में। उन्होंने साथ एक बात और कही कि हम बड़े सख्त फैसले हैं और आवाम को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये उनका जुमला साथ में ये भी था कि बड़े सख्त फैसले जो अब आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा और आवाम को ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो तो बेचारे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि महंगाई के लिए मैं अपने कपड़े बेच के आया था, महंगा नहीं अपने कपड़े बेच के दूंगा। अरे उसके कपड़ों से तो उसके घर के आटा भी पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह की बातें ना करें। इन लोगों ने आने के साथ यहाँ पे सबसे पहले 1100 अरब रुपए के अपने केसेस माफ करवाए नेट से, तो ये इस तरह की चीजें ये आए अपने केसेस खत्म करने के लिए, इनको मुल्क की कोई नहीं पड़ी हुई है, इनकी सारी जायदादें पैसा सब बाहर पड़ा हुआ है। और अगर ये अमेरिका बहादुर के कहने के मुताबिक उनके रोड मैप पे नहीं चलेंगे ना, तो इनकी सारी जायदादें सब जब्त होगी, मनी लॉन्ड्रिंग में तो अंदर करने के जल्द BCCI साफ हुआ था। तो ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, और ये पाकिस्तान के लिए इनको कुछ नहीं है, ये तो भाग जाएंगे यहाँ से। इनको और क्या नहीं सर देखिए, अब वो जो ये खबरें जो थी ना कि भाग जाएंगे, पिछली मरतबा ऐसे ही हुआ था, लेकिन अब सर भागने वाली कहानी है नहीं, क्योंकि अब कह रहे हैं कि जी सियासत से खान साहब तो चूंकि आउट हो गए, मुकाबला ही नून लीग और पीपल्स पार्टी का है, इन्होंने अगली गवर्नमेंट भी बनानी है, तो भागने वाली बात तो है नहीं। ये लोगों ने डंडे के जोर पे और गोली के जोर पर, बंदूक के जोर के ऊपर खान साहब को पीछे किया, तो खान साहब क्या लोगों के दिलों से खान साहब की हिमायत खत्म हो गई सर? नहीं खत्म होगी। देखिए आज भी अगर इलेक्शन करो, अब आप देखिएगा कि जब सर नहीं मेरा मकसद जो था कि जब खान साहब को अगर नाअहल कर दें और या सज़ा हो जाती है इन मुकदमात में 9 मई के, तो खान साहब तो आउट होंगे, उनकी पार्टी के लोग वैसे छोड़ के चले गए और पार्टी भी उस पर पाबंदी आयद कर दी है। तो इन लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी है कि अब इन्होंने डंडे के जोर पे काम करना है कि आप वोट किसको भी दें, रिजल्ट वही होगा जो हम चाहेंगे, जैसे कि मुशर्रफ के दौर में होता था, आप किसी को भी वोट देते रिजल्ट सर देखिए ये तो देखिए सियासी बात तो फिर आप करेंगे सर, पूरी बात करें, क्योंकि फिर तो 2018 में खान साहब भी कराची से किस तरह जीते, कराची से सर कराची की हिमायत एक मेजोरिटी से ज्यादा जिसकी हिमायत हो और आप उसका जबरदस्ती दीवार के साथ लगाओगे तो ये भूलते हैं कि उससे उनकी मकबूलियत और बढ़ेगी, समझे ना। ये सिंपैथी स्टेशन कितने दिन उसको रोक लोगे, 1 दिन 2 दिन साल 2 साल कितने दिन रोकोगे? इससे क्यों हिमायत खत्म नहीं, MQM नहीं कि जो खत्म हो जाएगी, नो वे। क्यों जिस तरह आता है MQM कहाँ खत्म हुई है सर? MQM भी मौजूद है, उनके 2 वजीर हैं। अरे MQM तो वो तो नहीं रही ना, अब तो उनके एस्टेब्लिशमेंट के मातहत चल रही है, वरना MQM का क्या है, कुछ भी नहीं है, उस तो रखा हुआ। ये तो MQM बना थे, बताते हैं MQM को तोड़ करने के लिए पुराना चीजें बना दी, ये तो इनका काम है। अब देखो ये पाकिस्तान की आवाम हर चीज से उजागर है, हर चीज को समझती है। अच्छा अब आप ये बताइए सर, इस गवर्नमेंट के आखिरी 40 दिन बाकी हैं, तो आपको लगता है कि ये किस्त मिलने के बाद ये 40 दिन में कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ देकर जाएंगे ताकि
इंतखाबात में जाएं तो इनके अवाम को पास। कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, भूल जाओ, बल्कि अवाम के ऊपर तो मजीद टैक्सों का बोझ लगेगा। वो पेट्रोल भी आपका महंगा होगा, आपका डीजल भी महंगा होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जो पर यूनिट के चार्जेस है वो भी बढ़ जाएंगे, आपकी गैस भी डबल होगी। तो अच्छा, ये ये सर ये बात बेसिक समझ में नहीं चीजें हैं। आई कि रशिया से हमारे पास एक जहाज़ आ चुका, दूसरा आने वाला है, फिर भी पेट्रोल नीचे नहीं आ रहा, बल्कि डीजल महंगा कर दिया है, पेट्रोल तो अभी नहीं किया, 15 दिन मजीद उन्होंने कहा है कि उसके बाद फैसला करेंगे। ये बात समझ में नहीं आई कि कीमतें कम क्यों नहीं देखिए, हुई। बात ये है कि इसके अंदर बीच में दो ममालिक शामिल हैं इस डील के अंदर। वहां उनके उस मुल्क में जाके वहां के से रिफाइन होके आ रहा है सर और ये $17। खबर इंडियन मीडिया ने चलाई कि जी वो यहाँ यूएई से यहाँ से वापस यूएई और फिर पाकिस्तान आता है, लेकिन पाकिस्तान ने सर यहाँ पर तस्दीक नहीं हुई इस बात की। चले खैर, तस्वीर में मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि 15 से $17 जो है हमें मजीद ज्यादा देने पड़ रहे हैं इसके ऊपर। भाई जब आप डिक्लेयर करें ना कि इतने का हमें मिला है, क्यों नहीं बताते कीमत क्या, हमें इतने का रशिया ने दिया है और हमें इतना डिस्काउंट किया है। तो लोगों को जब लोगों के साथ ये बातें शेयर नहीं करें, इसके मतलब दाल में कुछ खाना है। भाई आप ट्रांसपेरेंटली लोगों को बताएं कि भाई ये मार्केट का रेट चला और हमें रशिया से इतना सस्ता ऑयल मिल रहा है, क्यों नहीं बताते? ये इनको बताना चाहिए। बताना चाहिए। और आपका जो तज्जिया है उसके मुताबिक फारूक राठी साहब के अगले 40 दिन में आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, और जिस तरह डीजल कीमतें ऊपर गई हैं डॉलर ज़रूर नीचे आएगा। बहुत शुक्रिया। फारूक राठी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मैशत। उन्होंने कहना है जी डॉलर मज़ीद नीचे आना है, 5 से 10 रुपये मज़ीद नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा उनके मुताबिक कि उसके बाद फिर दोबारा डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, डॉलर और महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि IMF से रिलीफ मिला हमें। और कहा जा रहा है इस रिलीफ के बाद, चूँकि आज जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी हुई, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई और डॉलर नीचे आया, तो लगता ये था कि इससे अगर इस तरह चलता रहा अगले 40 दिन इस गवर्नमेंट के जो बाकी हैं उसमें, तो किसी न किसी हद तक आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। ज़ाहिर इसी उम्मीद पर है, पूरा पाकिस्तान की नज़रें गवर्नमेंट की तरफ हैं, देख रहे हैं कि आवाम को किस तरह रिलीफ मिल जाए। ख़ास तौर पर हम बात करें अशिया ज़रूरिया की, आटा चीनी दाल सस्ती हो जाए और लोगों को रोज़गार के हवाले से भी। अब 40 दिन बाकी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत तो इस हुकूमत से नहीं हो सकती। हाँ, जिस तरह बयान आया नवाज शरीफ साहब का कि अगली हुकूमत अगर हमारी हुई तो हम जनाब इनकलाब बर्पा कर देंगे और बहुत कुछ हो जाएगा। अब जो भी हुकूमत आएगी, वो पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या किसी और जमात की हुकूमत हो, उसके पास 5 साल का पूरा। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का दौरा जापान, किस तरह देख रहे हैं सर इस दौरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये बड़ा तारीखी दौरा है और जापान में उनका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन और ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे मामला जो हैं वो इस दौरे के अंदर डिस्कस किए गए हैं। और पाकिस्तान का आइंदा जापान के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन को बेहतर करना। और मैं समझता हूँ जापान का ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि बिलावल साहब का प्राइम मिनिस्टर के साथ और फॉरेन मिनिस्टर के साथ और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ और बहुत सारे जापानीज इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात करके पाकिस्तान के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट के शोबे पे उनको कन्विंस करना और उनको बताना कि पाकिस्तान के साथ आप बायलैटरल रिलेशन बेहतर करें और हर शोबे के अंदर पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम किया जाए, बेहतर किया जाए। अच्छा, ये दौरा सर बड़े अहम मौके पर हो रहा है। ज़ाहिर हुकूमत के सिर्फ 40 दिन बाकी हैं और उसके बाद ज़ाहिर निगरान हुकूमत आ जाएगी, फिर इलेक्शन की तरफ जाना है। और अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े अहम दौरे मज़ीद भी करने हैं। तो इन तमाम दौरों का सर मकसद यही है कि इस गवर्नमेंट के ख़त्म होने से पहले पहले पैगाम पहुँचाएँ हुकूमत का मुख्तलिफ ममालिक में। और ख़ास तौर पर इस दौरों के बाद हम देख रहे हैं तिजारती हवाले से भी राब्ते हो रहे हैं पाकिस्तान के और ममालिक के। देखिए, असल बात ये है कि बिलावल साहब का ये जो दौरा है ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है और अपनी हुकूमत का पैगाम नहीं, लोगों का पैगाम, पाकिस्तान के अवाम का पैगाम, पाकिस्तान की स्टेट का पैगाम वो लेके गए हैं। और वो चाहते हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मुल्कों के, पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के साथ के मबैन ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये समझते हैं कि दुनिया के
तमाम मुल्कों से बराबरी की सतह पे बामी ताल्लुकात जो है, बायलैटरल रिलेशन अच्छे होने चाहिए, और ताल्लुकात के अच्छे होने पे मल्टीलैटरल फोरम्स पे और दीगर फोरम्स के ऊपर जो इन मुल्कों की सपोर्ट है वो पाकिस्तान को मिलती है, और पाकिस्तान भी जो कॉमन इंटरेस्ट के मामलात है उन पे इन मुल्कों को सपोर्ट करता है। अच्छा, ज़ुल्फ़िकार बदर साहब, दुबई में बड़ी अहम कहा जाता है मुलाकातें हुई और आपसे हमारी बात भी हुई थी। आपने कहा जी उस पर ज़ाहिर है उस वक्त मौक़िफ़ कुछ और था। अब इस हवाले से आप कंफर्म करेंगे कि ये मियाँ साहब से मुलाकातें हुई हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब की? देखिए, मेरे पास कोई मुसद्दका इतला तो नहीं है, लेकिन जब दो लीडर वहाँ पे मौके पे मौजूद थे और सुनने में आया कि बहुत सारी मुलाकातें हुई और बिलावल साहब भी है, तो हो सकता है मुलाकात हुई हो। इसको ना मैं इसकी तरदीद नहीं करता, लेकिन मैं इसकी तस्दीक भी नहीं करता क्योंकि मेरे पास पर्सनली इसकी कोई डिटेल मौजूद नहीं है। अच्छा, जो खबरें आई कि जी इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात होते रहे, ज़रदारी साहब तो फिर ईद से पहले वतन वापस आ गए और सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं। आज बल्कि मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा, लेकिन वहाँ की खबर ये थी दुबई से कि जी अक्टूबर नवंबर में मुत्तफिक हो गए हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुद्दत गवर्नमेंट पूरी करे, उसके बाद फिर इंतखाबात की तरफ जाना है। अगले साल की बात अब नहीं हो रही। देखिए, ये क्या डिटेल्स है, आई एम नॉट प्रिवी टू द कॉन्वर्सेशन। मुझे उसकी डिटेल्स तो पता नहीं है कि उस मीटिंग के अंदर क्या डिटेल्स हुई होगी। जाहिर बात है, अगर दो लीडर सियासी लीडरान मिलते हैं तो सियासी गुफ्तगू और सियासी मामला भी डिस्कस होते हैं, और वहाँ पे क्या डिटेल्स हुई है तो सियासत के हवाले से, मुल्क और मीशत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, आइंदा इंतखाबात के हवाले से, केयर टेकर सेटअप के हवाले से ही बातचीत हुई होगी। तो अभी डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, जैसे पता चलेंगी देन आई विल बी एबल टू शेयर इट विद यू। अच्छा, आप वे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है सर इंतखाबात के हवाले से कि मुद्दत हुकूमत पूरी करे और 90 दिन में इंतखाबात करा दिए जाएँ? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये मानती है कि बिलीव करती है कि जब ये असम्बलियां अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें, और आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद जो आइन और कानून में लिखा है ना, इंतखाबात उससे पहले होने चाहिए ना उसके बाद होने चाहिए। लेकिन सर पंजाब में नहीं हुए 90 दिन में, इस पर पार्टी का क्या मौक़िफ़ है आपकी? देखिए, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का ये मौका था कि जो इंतखाबात है वो वक्त पे होने चाहिए, और तमाम मुल्क के अंदर इंतखाबात एक टाइम पे होने चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। सर आइन और कानून में तो जाहिर है फिर ये बात तो नहीं है कि एक साथ हो। वो आइन कानून में दिया है कि असम्बली अगर तोड़ दी गई है तो जाहिर है इंतखाबात कराने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी तो तैयार थी, अगर इंतखाबात होते तो हमने लड़ना था। हमने तो सीटें भी दे दी है, सारे लोगों को टिकट अलॉट भी कर दी है और काफी चीजें कर दी, जो अपना प्रोसेस था वो कर दिया था। अगर इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं था, पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे जाके इलेक्शन लड़ती। लेकिन इसका मतलब इस बात की हामी थी पीपल्स पार्टी पीटीआई के मौके की हिमायत करती थी कि जी 90 दिन में होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो आइन और कानून में लिखा है, पीपल्स पार्टी आइन और कानून की पासदारी करती है और हमेशा पासदारी करती रहेगी, और कभी ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगी जिससे आइन और कानून की पासदारी ना हो। अच्छा, इस पर बड़ी अहम चीज़ ये हुई ज़ुल्फ़िकार बदर साहब के ख़ासतौर पर फ़ौजी अदालतों के हवाले से आपके दो सीनियर रहनुमा, अब रुकनीत गालिबन ख़त्म की गई है, नहीं ज़ुल्फ़िकार खोसा और एतजाज़ हसन साहब गए हैं, तो सर उनकी क्या रुकनीत ख़त्म कर दी गई है? उनका मौक़िफ़ ये है कि जी हम COC के मेंबर हैं, हमारी रुकनीत ख़त्म हो नहीं सकती। नहीं, उनको ऐसा कुछ अभी फिलहाल नहीं है। पार्टी ने अभी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। जब कोई एक्शन होगा तो सबको पता चल जाएगा। क्योंकि पंजाब के जो सदर हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कहा गया था कि अभी मजीद नहीं होंगे पार्टी में। वो पीपल्स पार्टी पंजाब ने डिमांड की है कि उनकी रुकनीत खत्म की जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, उनका जो मौक़िफ़ है सर वो मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का भी है जो एतजाज़ हसन साहब का है? देखिए, उनके जाती मौक़िफ़ की पार्टी की लीडरशिप और पार्टी समझती है कि पार्टी पॉलिसी से हट के जो है वो पार्टी के खिलाफ बनती है, और अगर कोई शख्स पार्टी पॉलिसी हट के बयान दे तो वो उसका जाती बयान है, पार्टी पॉलिसी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं तो पार्टी पॉलिसी जो अमल नहीं करता तो उसके खिलाफ आप शोकाज वगैरह नहीं देते, उसको कार्रवाई नहीं होती? मुनासिब वक्त पे एक्शन लेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो। बहुत शुक्रिया। ज़ुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब के दौरा जापान, और ख़ासतौर पर जो बात हो रही है कि जी दुबई में मुलाकातें बड़ी अहम हुई हैं, वो कहने में इसकी तस्दीक और तरदीद दोनों नहीं करता, और लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि आइन और कानून में दर्ज जो है
वो सब कुछ होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि जनाब मुद्दत हुकूमत पूरी करे और 90 दिन में फिर इलेक्शन करा दिए जाएँ। और गुज़िश्ता जो बात कर रहे थे हम कि जी खान साहब ने कहा था कि जब असम्बली तोड़ दी उन्होंने पंजाब की, तो पीपल्स पार्टी का उस हवाले से हमने यही जानने की कोशिश की कि क्या पीपल्स पार्टी चाहती है पंजाब में। तो उन्होंने कहा पंजाब में हम तो तैयार थे, इलेक्शन नहीं हुए वो और बात है, लेकिन ज़ाहिर है जो गुफ्तगू उन्होंने की वो आपके सामने है कि वो चाहते तो यही थे। उस पर हम बात करें और लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें ये नज़र आ रहा है साफ़ तौर पर, चूँकि खान साहब के पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके जो करीबी लोग हैं वो छोड़कर चले गए हैं। कुछ 4-5-6 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सामने आ रही हैं ख़बरें इस तरह की वज़ात कि वो वादा माफ़ गवाह के तौर पर सामने आएंगे। और जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ ये खान साहब और चंद लोग थे जिनकी मशावरत से सब कुछ हुआ है, बहुत ख़तरनाक और अहम बयान है। उसके बाद लगता यही है कि जिस तरह 102 अफराद हैं अब तक जिनकी फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, और इसके बाद खान साहब के ऊपर भी अगर इस तरह मुकदमा चलता है तो और जिस तरह के लोग बिल्कुल करीबी लोग जो जिनसे मशावरत वो किया करते हैं उनके नाम आ रहे हैं कि वो वादा माफ़ गवाह बनते हैं और वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि सब कुछ जो हुआ एक साजिश थी 9 मई, और 9 मई का वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं है। 9 मई को जो वाक़या हुआ 9/11 की तरह एक बड़ा वाक़या है। और जिस तरह करप्शन केस में खान साहब को पकड़ा जा रहा था, गिरफ्तारी होनी थी और हुई, लेकिन उसके बाद अस्करी तनसीबात पर जिस तरह हमले किए गए, ज़ाहिर है किसी तौर पर भी उनको माफ़ी नहीं मिल सकती। इसी पर जो मौक़िफ़ आया वो बड़ा अहम था, ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग पीटीआई के छोड़कर जा रहे हैं। जिस तरह कराची से हमने देखा महमूद मौलवी हों या अली ज़ैदी, इमरान इस्माइल और दीगर लोग, इस तरह पंजाब, केपी और बलूचिस्तान से भी बड़े बड़े नाम। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है और ज़्यादातर लोग हमने देखा कि जो पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन साहब और अलीम ख़ान साहब। अलीम ख़ान साहब का बयान आया कि वज़ीर-ए-आज़म उनकी पार्टी से होगा। ज़ाहिर है सियासत में इस तरह के बयानात भी दिए जाते हैं, लेकिन चूँकि इलेक्टेबल्स की बड़ी तादाद है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो सब ये कह रहे हैं कि जी 30-35 सीट्स अगर उनके पास आती हैं तो बड़ा ये धड़ा या ये सियासी जमात बड़ी अहम किरदार अदा करेगी। लेकिन ये देखिए कि सियासी जमात अब इलेक्शन से पहले रजिस्ट्रेशन का अमल भी कंप्लीट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन होनी है इसकी, और उसके बाद ये पार्टी को निशान अलाउट के लिए दरख्वास्त तलब कर ली गई हैं तमाम सियासी जमातों से। तो इलेक्शन का माहौल तो आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। फिर इस तरह ख़बरें भी बाहर आईं कि पहले तो गोम गो की कैफियत थी कि इलेक्शन होंगे इस साल या नहीं होंगे, लेकिन अब कुछ तरह की चीज़ें सामने आई हैं मुसद्दिक़ा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में करा दिए जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे, उसके बाद निगरान सेटअप आ जाए और 90 दिन में इंतखाबात करा दिए जाएँ। उसके बाद नून लीग की जानिब से कहा जा रहा था वो कि इस तरह ख़बरें बाहर आईं कि मार्च तक वो चाहते थे 6 माह मज़ीद उनको मिल जाएँ और अपना अहम जो रोल है वो पूरा कर सकें और कुछ चीज़ें इस तरह की वो कर सकें आवाम के लिए कि वो जब इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन में जाएं तो वो आवाम को बता सकें कि जनाब ये काम हमने इस गवर्नमेंट के तहत हमने किया था, तो मज़ीद आप हमें वोट देंगे तो मज़ीद हम उसको आगे लेके चलेंगे। ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि इनकलाब बर्पा कर देंगे हमें अब मज़ीद अगर अगली गवर्नमेंट हमें मिल गई 5 साल। और उसके बाद बड़ा जो सियासी मंजरनामा है यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर सियासी जमातें क्या मिलकर हुकूमत बनाएंगी, एक दूसरे के आमने सामने ये इलेक्शन लड़ेंगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि सीट एडजस्टमेंट भी कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन अपने निशान पर हिस्सा लिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।